हमारे लोग खाट पर नहीं बैठ सकते थे। हमारे लोग जो है, हमारे लोगों को धमकाया जाता था, हमारे लोगों की मजदूरी तक नहीं दी जाती थी। देखिए, जैसे चंद्रशेखर रावण जी के आप जो कार्यकर्ता लग रहे हैं ना, उनका जो जैसे ही कोर्ट का स्टे आया था तो वो कह रहे थे जैसे कोर्ट फैसला लेगी हम कोर्ट के फैसले के द्वारा चलेंगे। तो 19 मार्च से पहले ही आप लोग प्रोटेस्ट पे उतर गए थे। कोर्ट के फैसले के द्वारा आप चल भी नहीं रहे हैं, कानून के विरोध चल रहे हैं आप लोग, खुद संविधान की बात करते हैं। बताइए, आज भी हमारे भाई को जो है राजस्थान में घड़ा छूने के ऊपर मार दिया जाता है, मूंछ रखने के ऊपर मार दिया जाता है, ये घोड़ी से उतार दिया जाता है, बारात रोक दी जाती है। सबसे बड़ा पार्टी दलितों का कांग्रेस को माना जाता है। कांग्रेस अभी तक जो है ना बड़े एक्शन नहीं लिया है, क्या कहेंगे उस पर? जैसे उसे पता लगता है नाई है, जैसे उसे पता लगता है जाटव है, पासी है, कुर्मी है, मेघवाल है, तो उसकी मानसिकता बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और अभी हमारी मौजूदगी है जंतर मंतर पर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सैलाब उमड़ पड़ी है, जय भीम के नारे लग रहे हैं। चंद्रशेखर रावण और उनके समर्थक जो है ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यूजीसी कानून को लागू किया जाए। आइए हम इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मेन मांगे क्या है और प्रोटेस्ट क्यों रखी गई है। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज बौद्ध। पंकज जी कहाँ से आए आप, ये बताइए? डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से। यहाँ पे आने का मेन कारण क्या है आपका, ये बताइए? पहली बात तो है कि मैं सहारनपुर से आता हूँ। हाँ। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर जी। हम जो यूजीसी जो कानून लाया गया था, हाँ। SC ST OBC हाँ। के छात्र छात्राओं के लिए, हाँ। तो हम उसके समर्थन में आए हैं। उसको आज जो रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उस रोक को हटवाने के लिए, उसको लागू कराने के लिए आए। देखिए, जैसे कि मुझे जहाँ तक पता है कि रोक लगाई गई है तो इस पे जो है ना संज्ञान लिया जाएगा, 19 मार्च को लिया जाएगा। तो उससे पहले प्रोटेस्ट करने का कारण क्या है, ये जानना है मुझे। कारण ये है कि पहली बात तो ये है कि उस कानून में कोई दोहराई नहीं थी कि उस पे जो है स्टे लेकर के आई जो तानाशाही सरकार है और सरकार में बैठे लोग हैं। सरकार इस कानून को लेकर के आई, लेकिन सरकार में बैठे लोग सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस पे जो है स्टे लेकर के आती हैं। सर, आप कह रहे हैं कि तानाशाही सरकार है और वही सरकार लेकर के ये कानून आई है, तो तानाशाही फिर कहाँ से हो गई, ये बताइए? तानाशाही सरकार लेकर के आई और उन्हीं के लोग इस पे स्टे लेकर के आते सुप्रीम कोर्ट का हवाला लेकर के। अच्छा। तो दोनों सिस्टम उन्हीं के हाथ में है ना। तो सुप्रीम कोर्ट पे जो है स्टे लेकर के आई है, रोक लगाई है। तो हमारे जो लोग इस देश में SC ST OBC की जो जनसंख्या 85% तादाद है, लेकिन अगर 85% लोगों के लिए कोई कानून आता है तो चंद मुट्ठी भर लोग उनको कैसे जो है उस पर रोक लगवा सकते हैं। अच्छा। कहीं ना कहीं 85% लोगों का इस देश में शोषण हो रहा है। जो छात्र छात्राएं हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर, उनके ऊपर शोषण हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। जैसे रोहित वेमुला भाई और पायल तड़वी और कुछ साथी और जो जिनका जो है शोषण हुआ, मानसिक शोषण हुआ, शोषण होने के कारण उन लोगों ने अपनी आत्महत्या करने का काम किया है। आत्महत्या उन्होंने नहीं की है, सरकार के द्वारा उनकी हत्या कराई गई है। अगर उनका शोषण नहीं होता तो उनको आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। ठीक, एक मिनट रुकिएगा भाई साहब, ये बताइए, जैसे इन्होंने शोषण की बात किया तो आप बताएंगे कि आपके साथ क्या क्या शोषण हो रहा है? देखो, शोषण तो मेरी बात सुनो, हाँ। लंबे अरसे से हो रहा है शोषण। अब से नहीं, शोषण लंबे अरसे से हो रहा है। पर जब से 2015 21 जुलाई 2015 से भीम आर्मी की स्थापना हुई है और भीम आर्मी के भाई चंद्रशेखर आजाद जी लगातार जो काम कर रहे हैं, आज जो एक लाठी से हाँकने वाला समाज समझते थे, अब एक लाठी से हाँकने वाला समाज। लंबे अरसे से शोषण हो रही है। शोषण बताइए ना जी, लंबे अरसे से तो बोल दिए लेकिन शोषण नहीं बता रहे। जातिवाद। अब एक बात बताइएगा, हमारे लोग खाट पर नहीं बैठ सकते थे, हमारे लोग जो है, हमारे लोगों को धमकाया जाता था, हमारे लोगों की मजदूरी तक नहीं दी जाती थी, पर शिक्षा का बहुत ज्यादा अभाव था। आज शिक्षा पूर्ण तरीके से शिक्षा को जागरूक किया भीम आर्मी के द्वारा। पाठशाला जगह जगह जाकर के पाठशालाएं चलाई, उन पाठशालाओं के माध्यम से, मीटिंगों के माध्यम से जागरूक किया गया। जो हमारे मान्यवर साहब कांशीराम जी काम करते थे, उसी काम को भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काम कर। लेकिन ये जो कानून है ये यूनिवर्सिटी लेवल का है, यूनिवर्सिटी में जो भी भेदभाव होते हैं उसको खत्म करने के लिए, लेकिन आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने गाँव से आकर के, तो ये क्यों? हाँ, मैं आपको सीधी बात बता देता हूँ। आपने कहा कि जातिवाद कहाँ किस तरह से शोषण हो रहा है। आज भी पूरण सिंह जैसे अफसर को सुसाइड नोट लिखा उन्होंने। अच्छा। और उनको जो आत्महत्या करने पे मजबूर किया जाता है। यूपी की बात कर रहे हैं आप? यूपी की नहीं, हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा की। पूरे देश में जातिवाद है। ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे जातिवाद नहीं है? और आपने कहा कि आपका क्या काम है
अरे मैं अपने गांव से अकेला आया हूं पंकज बोध, लेकिन कोई तो व्यक्ति होगा, कोई तो बच्चा होगा जो मेरे गांव का यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा। जरूरी नहीं है कि पंकज बोध यूनिवर्सिटी में पढ़े तो वही उसका विरोध करे। हर व्यक्ति का अधिकार बनता है, SC ST OBC के हर बच्चे का अधिकार है कि वो इस कानून के समर्थन में उतरे और जो रोकने के लिए खड़े हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें। ये अकेले पंकज बोध की लड़ाई नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई है, ताकि आने वाली पीढ़ी में हर बच्चा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंचे और उनको इस जातिवाद का शिकार ना होना पड़े। पहले जो भेदभाव हुआ करते थे गांव में, ग्रामीण लेवल पे, क्या लगता है कि वो भेदभाव अभी भी है कि खत्म हो गया है? अभी भी आप जो है कुछ जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे ना, आज आप शहरी क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं, आप जब ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे तो आज भी हमारे भाई को जो है राजस्थान में घड़ा छूने के ऊपर मार दिया जाता है, मूंछ रखने के ऊपर मार दिया जाता है, ये घोड़ी से उतार दिया जाता है, बारात रोक दी जाती है, जयंती रोक दी जाती है। क्या जातिगत भेदभाव नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ। तो ये इस भेदभाव को पूर्ण तरीके से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कोने कोने में जाकर के समाप्त कर रही है और एजुकेशन सिस्टम के लिए भीम पाठशाला लगातार चलाती है और चलाती रहेगी और लगातार अपने लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। देखिए, जैसे चंद्रशेखर रावण जी का आप जो कार्यकर्ता लग रहे हैं ना, उनका जो जैसे ही कोर्ट का स्टे आया था तो वो कह रहे थे जैसे कोर्ट फैसला लेगी हम कोर्ट के फैसले के द्वारा चलेंगे। तो 19 मार्च से पहले ही आप लोग प्रोटेस्ट पे उतर गए थे, कोर्ट के फैसले के द्वारा आप चल भी नहीं रहे हैं, कानून के विरोध चल रहे हैं आप लोग, खुद संविधान की बात करते हैं। बताइए। देखो मेरी बात सुनो, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कहने पर हम लोग चलते हैं, उनको आदर्श नेता मानते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी गलत कहें या सही कहें, हम उनके साथ हैं। नहीं, गलत के साथ भी रहेंगे। सीधी सी बात ये, हम अपने नेता के साथ हैं, चाहे गलत कर ले। हाँ, चाहे गलत कर ले। ये तो गलत बात हुआ ना सर। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी उस परिवार से आते हैं जिन्होंने शोषण और अत्याचार झेला हो। तो जिसने शोषण और अत्याचार झेला है, अगर वो तरक्की करके इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पे भी बैठ जाएगा तो उसको याद रहेगा कि शोषण और अत्याचार हमारे लोगों के साथ होता है, तो वो गलत डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने वो शोषण झेला है। छुटमलपुर के कॉलेज में वो शोषण उन्होंने झेला है, सहारनपुर के अंदर जब उनके ऊपर 3rd डिग्री इस्तेमाल की गई। तो वो ऐसे व्यक्ति हैं, वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने दम पर और इस समाज के दम पर आज ये मुकाम छुआ है, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से लड़ाई लड़ने का काम किया है। और सभी को पता है कि UGC जो कानून था वो छात्र छात्राओं के समर्थन में था और हमारे लोगों के साथ यूनिवर्सिटियों के अंदर, हमारे बच्चों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण और अत्याचार होता है। किस टाइप के शोषण होता है यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव हमारे लोगों के साथ होता है। हमारे जैसे कि रोहित वेमुला भाई, मैंने आपको पहले भी बताया है कि रोहित वेमुला भाई की स्कॉलरशिप रोक दी जाती है और उनको जो उनका हॉस्टल में जो कमरा था उससे भी बाहर निकाल दिया जाता है, उसके जो कपड़े रात को ही फेंक दिए जाते हैं। तो ये जातिगत भेदभाव नहीं था और क्या है? आज तक किसी सवर्ण जाति के बच्चों का हमें दिखा दो किसी का हॉस्टल से कपड़े निकाल करके बाहर फेंक दिए और रात को, और उनको स्कॉलरशिप के नाम पर कहीं ऐसे मानसिक संतुलन उनका बिगाड़ दिया गया कि वो आत्महत्या कर ले। किसी भी एक मैं उत्तर प्रदेश की या हैदराबाद की बात नहीं करूंगा, देश के किसी भी स्टेट की आप बात बता दीजिए कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लोगों का शोषण हुआ हो या बच्चों का शोषण हुआ हो और उन्होंने आत्महत्या करने का काम किया हो, नहीं हुआ है आज तक। लेकिन जैसे पायल तड़वी बहन है, एक भाई है, मेरे याद नहीं आ रहा, मेघवाल समाज से हैं, उन्होंने भी ऐसे ही जातिगत भेदभाव के कारण अपनी आत्महत्या की और उन्होंने इस तानाशाही सरकार ने जो उनके साथ और सरकार में बैठे लोग और जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो जातिगत भेदभाव होता है उसके कारण आत्महत्या करने का काम किया है। लेकिन ये मैं इसको आत्महत्या नहीं मानता हूँ, ये सरकार के द्वारा उनकी हत्या है, सिस्टम के द्वारा उनकी हत्या है कि जो उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं आप सीधी सी बात बताऊं, स्टूडेंट की जो जाति पूछे जाती है, जबकि टीचर का कोई काम नहीं होता। जो वहाँ लेक्चर आ रहा है उसका कोई काम जाति को पूछ करके पढ़ाने का नहीं होता। जैसे उसे पता लगता है नाई है, जैसे उसे पता लगता है जाटव है, पासी है, कुर्मी है, मेघवाल है, तो उसकी मानसिकता बदल जाती है। उसकी मानसिकता बदल जाती है, ये मैंने रियल देखा है और ये हुआ है। हमारे यहाँ बड़ला इंटर कॉलेज पढ़ता है, उसमें भी हुआ है।
लगातार। और ये जो है हरिनगर में भी हुआ है, हमने स्टार्टिंग से देखा है, मेरे गांव में भी हमने जातिगत देखा है। फिर मानसिकता बदलने के बाद क्या करते हैं वो? मानसिकता बदल आज वो लोग केवल हमें लोगों को वोट का इस्तेमाल करते थे, पर अब इस्तेमाल होने वाले नहीं है। आज हमारा समाज पढ़ा लिखा समाज हो चुका है। मान्यवर साहब कांसीराम जी को पढ़ चुका है, बाबा साहब को पढ़ चुका है, तमाम संत महापुरुषों को पढ़ चुका है। आज संत महापुरुषों को पढ़ करके आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जैसा संगठन आज पूरे देश विदेश में छा रहा है और लगातार काम कर रहा है। और आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, भीम आर्मी ना रुकती है, ना झुकती है और ना बिकती है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर इसमें जनरल कास्ट को अगर जोड़ दिया जाए तो इससे आपको क्या दिक्कत हो रही है? जनरल कास्ट को हमें जोड़ना ही नहीं। जो भेदभाव करते हैं, जो जातिवाद करते हैं, हमें उन्हें रखना ही नहीं है, ना हम उनके साथ हैं। भाई साहब, उनके साथ भी तो भेदभाव होता है। देखो भाई, जिसके साथ शोषण अत्याचार होता है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी उनकी आवाज़ उठाते हैं, भीम आर्मी उनकी आवाज़ उठाती है, चाहे वो ठाकुरी की हो, स्वर्ण समाज का, यानी कि कोई भी SYZ कोई भी बिरादरी है, जो भी शोषणकारी है हम उसकी आवाज़ उठाते हैं। अच्छा। हाँ, ये बताइए, आप लोग जो है ना, जैसे कि मोदी सरकार को ताना सरकार बोलते हैं, मोदी जी भी जो OBC कास्ट से आते हैं, तो आप उनको ताना सरकार क्यों बोल रहे हैं? देखो तानाशाही जो किसी के इशारे पे नाचता हो, किसके इशारे पे? जो RSS के इशारे पे नाचता हो, हाँ। जो अपने दोस्तों के इशारे पे नाचता हो, जिन्होंने फंडिंग की इस सरकार को बनाने के लिए, हाँ। अडानी और अंबानी, हाँ। इन लोगों के इशारे पे नाचता हो, हाँ। तो भैया उसे क्या कहेंगे? अच्छा, क्या कहेंगे उसको? उसे तानाशाह सरकार कहेंगे। क्या कहेंगे? जो तानाशाही मान लिया, उन लोगों ने हमेशा व्यापारियों की, हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहा करते थे, भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की सरकार है। ये किसी भी शोषित पीड़ित वंचितों की सरकार नहीं है। सबसे बड़ा पार्टी दलितों का कांग्रेस को माना जाता है। कांग्रेस अभी तक जो है ना बड़े एक्शन नहीं लिया है, क्या कहेंगे उस पर? ये कांग्रेस का फेलियर है, उनको लेना चाहिए था, साथ आना चाहिए था। अगर वे इतनी दलितों की तेजी है तो उन्हें साथ में आना चाहिए था, तो क्यों नहीं आ रहे? वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं आ रहे? हाँ, तो उनका फेलियर है ना। वे